नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अंग्रेजों ने मुगलों का साम्राज्य भारत में कैसे खत्म किया। इसी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जो काम अफगान, राजपूत और मराठा नहीं कर पाए, वो काम दूर देश से आए हुए अंग्रेज कितने आसानी से कर दिया। इस चीज को समझने के लिए आपको 17 और 18 सेंचुरी में जाना होगा और साथ ही साथ आपको चाणक्य नीति को भी समझना होगा। चाणक्य नीति क्या होती है? साम, दाम, दंड, भेद। ये जो 4 पॉइंट है, ये अंग्रेजों ने बखूबी यूटिलाइज किया है। कहानी शुरू होती है 1600 से। कुछ मर्चेंट्स अंग्रेज मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। ट्रेड करने के इरादे से कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रे मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में आते हैं। वे उन्हें ढेर सारे गिफ्ट देते हुए इंग्लैंड के साथ व्यापार करने के लिए आकर्षित करते हैं। पहले तो मुगल एम्परर मना कर देते हैं, लेकिन अंग्रेजों के लगातार पर्सुएशन यानी कि साम, चाणक्य नीति साम की वजह से वो उनको मौका दे देते हैं। शाही फरमान के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअल पेमेंट के बदले पूरे मुगल साम्राज्य में फैक्ट्री खोलने और ट्रेड करने की इजाजत मिल जाती है। शाही फरमान मिलने के बाद ब्रिटिशर्स एक एक करके सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, पटना इत्यादि जगहों पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं। धीरे धीरे ये सारी फैक्ट्रियां मुनाफे में होने लगती हैं और इन शहरों में लोगों का आवागमन बढ़ जाता है, जिससे ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री में काम बढ़ जाता है और मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाता है। इससे इन अंग्रेजों को लग जाता है कि अब केवल व्यापार से ही काम नहीं चलेगा, अब तो पॉलिटिकल पावर भी अपने हाथ में लेना होगा, अपने हाथ में चाहिए। अंग्रेजों के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है और चाणक्य नीति के अनुसार परसुएशन की वजह से उनको मौका मिल गया। साम, दाम यानी कि एक प्रॉफिट, मुनाफा भी देना शुरू कर दिया। अब दंड यानी कि पनिशमेंट, वो अधिकार अब लेना चाह रहे थे इंडिया में, जो कि मुगलों का साम्राज्य पहले से स्थापित था। पॉलिटिकल पावर अब उनको चाहिए। अंग्रेजों के दिमाग में ये चीज बैठ गया कि अब भाई पॉलिटिकल पावर हाथ में चाहिए ही चाहिए। इसी के लिए सन 1886 में अंग्रेज ने औरंगजेब, जो कि उस टाइम के मुगल शासक थे, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं और अंग्रेजों की सेना औरंगजेब के सामने टिक भी नहीं पाती है। बहुत ही बुरी हार होती है अंग्रेजों की। अब अंग्रेजों को पता चल गया था कि इससे काम नहीं चलने वाला है, अब तो माफी मांगनी ही पड़ेगी औरंगजेब से, नहीं तो हम लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने चाणक्य नीति को अप्लाई किया। दाम यानी कि उपहार, गिफ्ट, पैसा, ये चीज का अप्लाई किया और औरंगजेब के सामने जाके अपनी गलती का माफी मांगा और उनको आश्वासन दिया कि फ्यूचर यानी भविष्य में अब ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजों के दिमाग में एक चीज चल रहा था कि अभी साम, दाम, दंड, भेद यानी कि डिवाइड एंड रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर भारत में मुगलों के साम्राज्य को खत्म करना है, अगर यहाँ पे हमें शासन करना है, तो डिवाइड एंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बिना डिवाइड एंड रूल के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो वो अभी जो चाणक्य नीति, जो लास्ट प्रिंसिपल है, उसको अप्लाई करने के लिए वो अभी तैयार थे अंग्रेज, यानी कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। औरंगजेब के मरने के बाद जो मुगल एम्परर थे वो बहुत ज्यादा वीक थे, वो मजबूत नहीं थे और अंग्रेजों को पता था कि अभी यही सबसे अच्छा मौका है कि इसका पूरा फायदा किसी भी तरीके से उठाना है और वो उठाना शुरू कर देते हैं। औरंगजेब के मरने के बाद जो था पावर स्ट्रगल, वो बढ़ गया था मुगलों के शासन में, कि जो कुछ एम्परर थे, कुछ शासक थे, वो कमजोर थे, उसमें से कुछ मजबूत थे और एक दूसरे में होड़ लग गई कि हमें हमारे हाथ में पावर चाहिए, हमारे हाथ में पावर चाहिए। और अंग्रेज इसी चीज का बखूबी फायदा उठाते हैं। उस समय के मुगल एम्परर फारूक सियार 1717 में एक आदेश पारित करते हैं और वो आदेश था ट्रेडिंग को ड्यूटी फ्री कर दिया जाता, जिससे अंग्रेज टैक्स फ्री बिजनेस कर पाए। और इसके लिए फारूक सियार ने जो टैक्स फ्री रूल निकाला था, उसमें जो व्यवस्था उन्होंने लाया था वो दस्तखत व्यवस्था थी, सिग्नेचर व्यवस्था थी। और उस सिग्नेचर व्यवस्था को कोई भी लोकल एम्परर जो था, उस सिग्नेचर व्यवस्था को देख के टैक्स नहीं लगाता था। और अंग्रेजों को पता था कि उस टाइम ये जो सिग्नेचर व्यवस्था थी, दस्तखत व्यवस्था थी, इसका मिस यूज कैसे करना है। तो अंग्रेज बहुत ही ज्यादा मिस यूज करने लगे सिग्नेचर व्यवस्था की, दस्तखत व्यवस्था की। और यह चीज देख के बंगाल के एम्परर इस सिग्नेचर व्यवस्था, दस्तखत व्यवस्था को रोक देते हैं। अब इसी दौरान क्या, पर्सिया बहुत ही ज्यादा बदहाली की स्थिति में सर्वाइव कर रहा था और उस बदहाली की स्थिति से निकालने के लिए नादिर शाह, जो पर्सिया के रूलर थे, नादिर शाह क्या करता है कि वो दिल्ली पे अटैक कर देता है। 1739 में भारत पर आक्रमण कर देता है। उस टाइम के मुगल एम्परर मोहम्मद शाह बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और पर्सिया का जो रूलर था नादिर शाह, वो बहुत ही आसानी से हरा देता है। साथ ही साथ 70 करोड़ की संपत्ति और कोहिनूर डायमंड, पीकॉक थ्रोन अपने साथ लेके पर्सिया चला जाता है और इस लूट से मुगल एम्परर की प्रेस्टीज को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इस हार से डेक्कन में मराठा और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन मुगल को कम आंकना भी ठीक नहीं, क्योंकि वो हराया तो था, लेकिन मुगल इतना भी कमजोर नहीं हो गए थे कि उनको आप बहुत ही ज्यादा कम आंक लो कि नहीं मुगल तो अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए। तो अंग्रेज इस चीज को भली भांति समझते थे कि भाई मुगल को अभी कम आंकना भी सही, चाहे अवध हो
बंगाल हो, मराठा हो या हैदराबाद हो, हर जगह से उनको नकारना उतना भी आसान नहीं था। मुगलों की जो सुपरमेसी थी वो कायम थी। अंग्रेजों के दिमाग में जो चल रहा था वो बंगाल था कि बंगाल पे शासन करना है, बंगाल को किसी तरह लेना है अपने कब्जे में। लेकिन वहाँ के जो शासक थे सिराजुद्दौला, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, उनको हटाना आसान नहीं था। इसलिए अब अंग्रेज चाणक्य नीति का अगला प्रिंसिपल फिर से अप्लाई करते हैं, जो था भेद को अप्लाई करते हैं, यानी डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो डिवाइड एंड रूल को बंगाल में अप्लाई करते हैं अंग्रेज, क्योंकि सिराजुद्दौला को सीधा सीधा टक्कर देना आसान नहीं था, सीधा सीधा हराना उनको आसान नहीं था। तो अभी अंग्रेज चाणक्य नीति का जो लास्ट वाला प्रिंसिपल डिवाइड एंड रूल, भेद, उसको अप्लाई करते हैं। और सिराजुद्दौला के जो प्रधान सेनापति मीर जाफर को बंगाल के बड़े उद्योगपति जगत सेठ के साथ मिल के अपने पक्ष में कर लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। और 1757 बैटल ऑफ प्लासी युद्ध के दौरान बहुत ही आसान तरीके से जीत हासिल कर लेते हैं। सिराजुद्दौला को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं अंग्रेज। और देखिए चाणक्य नीति, यही चाणक्य नीति है, डिवाइड एंड रूल। सीधे सीधे उसको हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उनके प्रधान सेनापति को अपने पक्ष में कर लिया। और जब सेनापति को ही अपने पक्ष में कर लिया तो फिर तो सारा गेम ही उल्टा हो गया। आसानी से बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध होता है वो आसानी से जीत लेते हैं सन 1757 में। और फिर क्या करते हैं अंग्रेज, जो मीर जाफर थे सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति, उनको पपेट इंपरर बना देते हैं, पपेट नवाब बना देते हैं बंगाल का। और इसी दौरान क्या होता है, सन 1759 में मराठा क्या करते हैं, शाह आलम सेकंड को प्रोटेक्शन दे देते हैं। शाह आलम सेकंड को जब मराठा प्रोटेक्शन दे देते हैं, इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि अब मुगल की जो सारी समस्या थी वो मराठाओं की समस्या बन गई। यानी कि मुगलों पे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसका अभी पूरा सामना मराठा भी मिलकर करेंगे। नादिर शाह के मरने के बाद जो उनका जनरल था अहमद शाह अब्दाली, वो दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए सोचने लगा कि अभी दिल्ली पे आक्रमण करना है। और जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध होता है, जो कि सन 1761 में हुआ, 1761 में जो मराठा आर्मी थी अब्दाली की आर्मी से पूरी तरह हार जाती है। और मराठा की इस हार से वहां पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। लेकिन अब्दाली भी इतना मजबूत नहीं था कि वो दिल्ली पे शासन कर सके, दिल्ली की गद्दी पे बैठ सके। तो कुछ हिस्टोरिकल ये बताते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत से एक चीज क्लियर हो गया था कि भारत का अगला शासक कौन नहीं बनेगा, ये चीज तो क्लियर हो गया था। कौन बनेगा उसका कुछ पता नहीं था, लेकिन कौन नहीं बनेगा ये चीज क्लियर हो गया था। और अंग्रेज ने इसी पॉलिटिकल वैक्यूम का पूरा फायदा उठाते हैं। 1764 में बक्सर का जो युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर, उसमें तो अंग्रेज क्या करते हैं, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, मुगल इंपरर शाह आलम सेकंड और अवध के जो नवाब थे, इन सबके ज्वाइंट जो सेना थी उसको हरा देते हैं बहुत ही आसानी से। और फिर क्या करते हैं अंग्रेज, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत एक कंडीशन रखते हैं मुगलों के सामने कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें भी हमें अधिकार चाहिए। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत इस अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं अंग्रेज। फिर क्या होता है, कुछ सालों बाद उधर मराठा, उधर मैसूर के नवाब और हैदराबाद, ये लोग ज्वाइंटली एक मीटिंग करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को डिस्क्लोज करना है, ऐसा प्लान करते हैं। लेकिन अंग्रेज भी बहुत चालाक थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से चाणक्य नीति को अप्लाई कर रहे थे, साम दाम दंड भेद, ये सब। इधर मराठा, मैसूर और हैदराबाद, ये लोग लास्ट कोशिश में लगे थे कि इनको किसी तरीके से डिस्क्लोज करना है। लेकिन अंग्रेज भी सब चीजों को समझ रहे थे। अब अंग्रेज क्या करते हैं कि वो अब इन तीनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तीनों मिल के अंग्रेजों को हटाना चाह रहे थे। लेकिन अंग्रेज भी बहुत चालाक थे, वो अब इन तीनों को एक दूसरे के प्रति लड़ाना चाह रहे थे, डिवाइड करना चाह रहे थे, डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रेकिंग द मराठा, मैसूर एंड हैदराबाद अलायंस। अंग्रेज क्या करते हैं, सबसे पहले सन 1782 में जो मराठाओं के बीच इंटरनल पावर का स्ट्रगल चल रहा था उसका पूरा फायदा उठाते हैं। तो एंग्लो मराठा युद्ध चल रहा था, उसमें इन्होंने सिंधिया को भोसले के अगेंस्ट में कर दिया, भोसले को गायकवाड़ के अगेंस्ट में कर दिया, गायकवाड़ को होलकर के अगेंस्ट में कर दिया। और जब इन्होंने डिवाइड कर दिया इन लोगों को, तो मराठा बहुत ही आसानी से हार जाते हैं एंग्लो मराठा युद्ध में। और अंग्रेज क्या करते हैं, कुछ से दोस्ती और कुछ से बैर, यानी कि कुछ लोगों से दोस्ती और कुछ लोगों से दुश्मनी कर लेते हैं। यही उनका जो सबसे बड़ा फंडर था डिवाइड रूल का। अब हारने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो सिंधिया और भोसले थे, लॉर्ड वेल्सले की सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत अंग्रेज प्रिंसली स्टेट को बाहरी खतरों से बचाने के लिए सेना प्रोवाइड कर देते हैं। मराठा को हरा देते हैं अंग्रेज। वहीं अभी क्या करते हैं, हैदराबाद के जो निजाम थे अली खान असाफ सेकेंड, उनको ब्राइब देके अपने साथ मिला लेते हैं। और यही जो निजाम थे हैदराबाद के, ये अंग्रेजों के सबसे बड़े एंटी पिलर थे। अब देखो, उधर मराठा को हरा दिया अंग्रेजों ने, हैदराबाद के जो निजाम थे उनको घुस देके, ब्राइब देके अपने साथ मिला लिया। अब केवल एक बचे, कौन, मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान, लास्ट में अब यही बच रहे। यानी कि ये तीनों मिलके ही अंग्रेजों को उखाड़ना चाह रहे थे। जो पहले अभी बता रहा था मैं कि मराठा, हैदराबाद और मैसूर,
ये तीनों जो थे ये मिल के अंग्रेजों को उखाड़ना चाह रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, चाणक्य नीति को अप्लाई किया और इन तीनों को किस तरीके से घेर लिया। अब बचे टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के सुल्तान थे। 1798 और 1799 में मैसूर के टीपू सुल्तान अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि मराठा हार चुके थे, हैदराबाद वाले अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। अब टीपू सुल्तान अकेले पड़ जाते हैं और अंग्रेज अब इसका पूरा फायदा उठाते हैं और टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में जंग छेड़ देते हैं और इस जंग का नाम था एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वार। बहुत ही बहादुरी से टीपू सुल्तान लड़ते हुए 1799 में एंग्लो मैसूर वार में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब जो पूरा गेम था वो अंग्रेजों के हाथ में आ चुका था। 1799 में अंग्रेज बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए थे। अब क्या करते हैं अंग्रेज, सन 1799 में मुगल हो या मराठा हो या मैसूर हो या हैदराबाद हो, सभी के सभी ओल्ड ट्रेडिशन सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। इनका जो रेवेन्यू का सबसे बड़ा जो सोर्स था वो किसान थे, किसानों से ही ये टैक्स लेते थे, किसान ही इनके सबसे बड़े आय स्रोत थे। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को स्थापित कर देते हैं, व्यापार को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जमीन का अधिग्रहण करना, ये सब रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत स्टेब्लिश करते हैं भारत में। इससे क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ जब स्टेब्लिश होता है, इससे भारत के कुछ लोग अंग्रेजों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनको उनका ये जो रूल ऑफ लॉ होता है वो अच्छा लगता है, तो इसमें उनका साथ मिलता है। उसमें एक राजा राम मोहन आए थे, अंग्रेजों का ये जो सिस्टम था वो उनके फेवर में थे अंग्रेजों के, कि भाई अंग्रेज तो ये अच्छा कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश कर रहे हैं। ईश्वर चंद विद्यासागर, ये लोग अंग्रेजों का इस जो सिस्टम था इसको सपोर्ट कर रहे थे और इन लोगों का जो ट्रस्ट था वो अंग्रेजों के साथ हो गया। भारत के कुछ लोगों का, कुछ सेक्शन का जो ट्रस्ट अंग्रेजों के साथ आ गया। अब इन्हीं सब की वजह से अंग्रेज सन 1857 में मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से उखाड़ फेंकते हैं, पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं और जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर सेकेंड, उनको बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना के अंग्रेज उनको रंगून भेज देते हैं क्योंकि सारी जो बागडोर थी अभी अंग्रेजों के हाथ में। उस समय का अंग्रेज शासक था, उसका नाम था मेजर विलियम वॉटसन। सारी हदों को पार करते हुए बहुत ही ज्यादा क्रूरता से जो अंतिम मुगल राजकुमार थे उनकी हत्या कर देता है और इस तरीके से पूरे मुगल साम्राज्य का खात्मा हो जाता है और अंग्रेजों का शासन भारत में आ जाता है। अंग्रेज अपने कॉलोनियल रूल को एस्टेब्लिश करने के लिए मुगलों को 1803 से लेकर 1857 तक एज ए पॉलिटिकल फ्रंट की तरह यूज किया। फिर 1857 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत मुगल एम्परर को पूरी तरह से उखाड़ फेंकते हैं, मुगल एम्परर को पूरी तरह से ओवरथ्रो कर देते हैं और 1900 सेंचुरी आते आते इंडियंस को अंग्रेजों के लूप होल्स के बारे में पता लगने लगता है और एक लंबे फ्रीडम स्ट्रगल के बाद 1947 में भारत को आजादी मिलती है, भारत को स्वतंत्रता मिलती है अंग्रेजों के कॉलोनियल रूल से। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया मुगल स्टार्टिंग में कितने पावरफुल थे। इसमें एक ही चीज को इन्होंने अप्लाई किया, चाणक्य नीति, साम दाम दंड भेद। इसको पूरी तरह से अगर किसी ने अप्लाई किया तो अंग्रेजों ने, और उन्होंने भारत से मुगलों के साम्राज्य को कैसे खत्म किया चाणक्य नीति के प्रिंसिपल से। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।